हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल छाया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं भारत शासन अधिनियम 1935 पे चर्चा करूंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत के वर्तमान संविधान का ढांचा इसी अधिनियम के उपबंधों पर आधारित है, इसलिए इस अधिनियम की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस अधिनियम से हमारे संविधान में संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, प्रशासनिक विवरण, ये सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, पृष्ठभूमि। इस अधिनियम की क्या पृष्ठभूमि थी, देखते हैं। साइमन कमीशन। इस कमीशन के द्वारा यह सिफारिश की गई कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखा जाए। नेक्स्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटेन में किया गया, जिसमें साइमन कमीशन की सिफारिशों पर विचार करना था कि भारत में किस तरह की शासन पद्धति होगी। अंततः भारतीय शासन अधिनियम 1935 को लागू करने पर सहमति हुई। हालांकि इस अधिनियम में भी अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रति दोहरी नीति का अनुसरण किया। फलतः सन 1935 का अधिनियम 2 अगस्त 1935 को पारित हुआ। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम का क्या उद्देश्य था तथा क्या विशेषताएं थीं। अधिनियम 1935 का उद्देश्य भारत में अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना करना। जैसा कि आपको बताते चलें कि इससे पूर्व एकात्मक व्यवस्था लागू थी, जिसमें संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती थीं। 1935 का अधिनियम एक विस्तृत एवं व्यापक अधिनियम था, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट, विशेषताएं देखते हैं। अधिनियम 1935 की विशेषताएं। आपकी सहूलियत के लिए इस अधिनियम की विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में मैंने बांट दिया है, जिसे हम क्रमवार देखते चलेंगे। आपने ऊपर देखा कि यह अधिनियम कितना विस्तृत एवं व्यापक है, इसलिए यह देखना ज़रूरी है कि इस अधिनियम में किन किन क्षेत्रों से संबंधित विशेषताएं दी गई थीं। अधिनियम 1935 की विशेषताएं। पहला है संघीय प्रावधान। इसमें हम देखेंगे कि संघीय शासन प्रणाली से संबंधित क्या प्रावधान है। केंद्रीय प्रावधान, केंद्र के लिए क्या प्रावधान था। प्रांतीय प्रावधान, प्रांत के लिए क्या प्रावधान था। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित क्या प्रावधान था। न्यायिक प्रावधान क्या था। मताधिकार चुनावी प्रावधान क्या थे। लोक सेवा आयोग के क्या प्रावधान थे। आगे इसको डिटेल में देखते हैं। पहला, संघीय विशेषता के प्रावधान। यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि संघ का मतलब ये है कि यहाँ प्रांतें तथा रियासतें इकाई की तरह कार्य करेंगी। इसमें 3 इकाइयाँ सम्मिलित की गई थीं। प्रथम इकाई में 11 गवर्नरों के प्रांत शामिल होंगे। द्वितीय इकाई में 6 मुख्य आयुक्तों के प्रांत शामिल होंगे। तृतीय इकाई में भारतीय रियासतें शामिल होंगी। तो ये तो संघ के निर्माण की बात हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि इन इकाइयों के लिए क्या प्रावधान था। तो इन दोनों इकाइयों का परिसंघ में शामिल होना अनिवार्य था। ये दोनों इकाइयाँ कौन सी? प्रथम गवर्नर के प्रांत और द्वितीय मुख्य आयुक्तों के प्रांत, इन दोनों का परिसंघ में शामिल होना अनिवार्य था। ध्यान रखिएगा, इनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, इनके लिए अनिवार्य है, इनको शामिल होना ही होना है परिसंघ में। और तृतीय इकाई में देखिए रियासतें। ये जो देशी रियासतों का है प्रावधान, वो यह था कि इनका संघ में शामिल होना ऐच्छिक था। इनके लिए यह फ्रीडम थी कि ये इस संघ में शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। इन प्रावधानों का परिणाम यह हुआ कि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, जिससे यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी। इसका कारण यह था कि भारतीय रियासतों को इसमें शामिल होने का आशय लिखित रूप में देना था, जो वो नहीं देना चाहते थे। और नेक्स्ट,
एक बार इस परिसंघ में शामिल हो जाने के उपरांत कोई भी देशी रियासत इससे अलग नहीं हो सकती थी। तो इससे क्या लग रहा है कि इससे रियासतों की स्वतंत्रता को खतरा था। अब अगर वो इसमें शामिल हो जाते तो इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती, इसलिए ये रियासतें कभी भी संघ में शामिल नहीं हुई। ध्यान देने योग्य अन्य बातें, अधिनियम 1935 की संघीय व्यवस्था भले ही लागू न हो पाई हो, लेकिन आज भारतीय संघीय व्यवस्था में लगभग यही स्वरूप अपनाया गया है। उदाहरण स्वरूप हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, या यूं कहें कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब है कि भारत से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अब आप सब हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संघ की विधायी शक्तियों का 3 सूचियों में विभाजन किया गया। पहली सूची क्या है? केंद्रीय सूची। विषय 59 जैसे विदेश कार्य, मुद्रा, सेना, जनगणना। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता था। और प्रांतीय सूची, इसमें विषय देखिए 54 और इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, प्रांतीय सिविल सेवा आदि। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ प्रांतीय सरकार का होगा। समवर्ती सूची, विषय 36 और इसमें क्या क्या है? दंड और सिविल विधि प्रक्रिया, विवाह इत्यादि। इसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा प्रांतीय दोनों सरकारों का होगा। नोट, ध्यान रखिए, अवशिष्ट शक्तियाँ जो बाकी विषय हैं जो इन सूचियों में नहीं सम्मिलित थे, वो गवर्नर जनरल में निहित थी। जैसे आपातकालीन शक्तियाँ, ये आपातकालीन शक्तियाँ आज हमारे राष्ट्रपति में निहित हैं, जो यहीं से लिया गया है। ध्यान देने योग्य बातें, शक्ति विभाजन का ऐसा ही स्वरूप आज हमारे संविधान में देखने को मिलता है। अब आप सब हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि कृषि तथा शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है वर्तमान संविधान में। ठीक है, तो कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, केंद्र से रिलेटेड प्रावधान। अधिनियम में केंद्रीय विशेषता के प्रावधान क्या थे? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं कि ये जो द्वैध शासन व्यवस्था है उसका मतलब ये है कि विषयों का बंटवारा। ठीक है, तो यहाँ पर विषयों का बंटवारा कैसे हुआ? आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। तो देखते हैं, आरक्षित विषय में सेना, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, जनजातीय क्षेत्र आदि, यह विषय गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, जिसकी सहायता के लिए 3 सदस्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हस्तांतरित विषय। विषय क्या क्या है? मुद्रा, पोस्ट, टेलीग्राम, रेल और रेडियो आदि। इसमें गवर्नर जनरल सहित 10 सदस्य होंगे जो सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये तो हो गया विषयों का बंटवारा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ध्यान दिला दूं कि केंद्र में जो द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान है, ये एग्जाम में पूछता है कि किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। तो अधिनियम 1935, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिनियम में प्रांतीय विशेषता का प्रावधान। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, अब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता बना दिया गया, अर्थात अब प्रांतीय प्रशासन पूर्णतः जनता द्वारा निर्वाचित मंत्रियों को सौंप दिया जाएगा, जो विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह केवल दिखावा मात्र था, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों की विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। तो ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ है विधानसभा एवं विधान परिषद से है। आज भी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ द्विसदनीय व्यवस्था
है। ठीक है, तो अब आप सब हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वर्तमान भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यायिक विशेषता का प्रावधान, कि इस अधिनियम में न्यायिक विशेषता से संबंधित क्या प्रावधान था। तो यहाँ पर देखिए, पहला संघीय न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय। तो यहाँ जो संघीय न्यायालय है, मैं ये बता दूं कि इसका क्या काम होता है। इस न्यायालय का कार्य संविधान का निर्वचन तथा संरक्षण करना था तथा परिसंघ तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के विवादों को निपटाना था। ठीक है, तो इस अधिनियम के थ्रू केंद्र में एक संघीय न्यायालय होगा, जो कहाँ होगा, दिल्ली में। आज हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी संघीय न्यायालय का अधिकार है। आइए देखते हैं उच्च न्यायालय। ये निम्न प्रांतों में उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान था। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, पहला इलाहाबाद, दूसरा कलकत्ता, पटना, मद्रास, मुंबई एवं लाहौर। ठीक है, तो इन क्षेत्रों पे जो है उच्च न्यायालय स्थापित करना था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिनियम 1935 में आर्थिक विशेषताओं का प्रावधान, कि इस अधिनियम में आर्थिक विशेषताओं से संबंधित क्या प्रावधान था। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जिसका कार्य था मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण रखना। वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है, उसकी स्थापना इसी अधिनियम से हुई थी। अब आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अधिनियम 1935 में मताधिकार मतलब चुनाव संबंधी विशेषताओं का क्या प्रावधान था। तो इसमें इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया, जिसमें दलित, शेड्यूल कास्ट, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान था। अर्थात अब अंग्रेज भारत में कई विभाजन चाहने लगे थे, जिसकी शुरुआत उन्होंने भारत परिषद अधिनियम 1909 से किया था। इन सब का परिणाम यह हुआ कि भारत का विभाजन भी सांप्रदायिक आधार पर हो गया, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्रदान किया गया। ये अच्छी बात थी, लेकिन मैं और एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान दिला दूँ कि 1919 में यह अधिकार सीमित लोगों को दिया गया था, जिसका आधार क्या था, संपत्ति, कर, शिक्षा, ये सारी चीज़ें रखी गई थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग से संबंधित क्या प्रावधान था। लोक सेवा आयोग के लिए प्रावधान, 3 प्रकार की लोक सेवा आयोग का प्रावधान था। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में स्थापित होगा, प्रांतीय लोक सेवा आयोग प्रांत में स्थापित होगा, संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से अधिक लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों से संबंधित लोक सेवा आयोग। ठीक है, यह व्यवस्था आज भी लागू है। अधिनियम 1935 के अन्य प्रावधान भी देखते हैं। आप म्यांमार शब्द आज सुनते हैं, वो एक कंट्री है अलग, वो पहले वर्मा के नाम से जानी जाती थी और ये वर्मा 1935 से पहले भारत का ही पार्ट था। ठीक है, तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, कब, 1935 के अधिनियम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संघीय रेलवे प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना भी इसी अधिनियम के द्वारा की गई थी। भारत के लिए उच्च आयुक्त होगा, ये भी इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान था। इस अधिनियम के तहत भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो ये इस अधिनियम की जो है वो खास बातें थीं। आइए देखते हैं कि इस अधिनियम का महत्व क्या है। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ, केंद्र और राज्य में। आज भी केंद्र और राज्य सरकारें अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं, जवाबदेह हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसकी महत्ता क्या है कि भारतीय संवैधानिक इतिहास में इस अधिनियम का विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिनियम के बहुत सारे प्रावधान आज हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं। ये मैंने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में ही बता दिया था। आइए देखते हैं संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यालय, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। ये इस अधिनियम की महत्ता थी। अब इस अधिनियम के दोष देखते हैं कि अधिनियम 1935 के क्या दोष थे। तो इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का कमेंट देखिए कि इन्होंने कमेंट किया था इस अधिनियम के लिए कि यह अधिनियम दास्ता का एक नवीन राजपत्र है। ठीक है, इसके पॉइंट्स देखते हैं। इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक तत्वों को और अधिक व्यापक बना दिया गया था, जिसका उद्देश्य बांटो और राज करो था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस अधिनियम में भारतीय विधानमंडलों को संविधान के निर्माण का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश संसद को था। और नेक्स्ट, इसमें समस्त शक्तियां गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नर में केंद्रित थीं। फलतः उत्तरदायी सरकार देने का दावा सिर्फ दिखावा था। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, अंततः इस अधिनियम को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू के कथन को साबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माइंड मैप। भारत शासन अधिनियम 1935 को हम इस माइंड मैप के थ्रू समझेंगे कि इस अधिनियम की खास बातें क्या क्या थीं। आइए देखते हैं। पहला, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान। दूसरा, संघ की शक्तियों का विभाजन। और तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट, संघीय न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट देखिए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का और ज़्यादा विस्तार हुआ। 3 प्रकार की लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। भारत में उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अब आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तीसरा क्वेश्चन देखिए कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? ठीक है, आइए अभ्यास प्रश्न थे। नेक्स्ट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस प्रकार से भारत में संवैधानिक विकास के इतिहास में लौट न सकने की स्थिति का बिंदु बन गया था? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न थे। ऊपर जो दिया गया अभ्यास प्रश्न है उसके उत्तर यहाँ नीचे दिए गए हैं, आप इसको हल करिएगा। आई होप आपको ये अधिनियम अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।